हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सिस एक्सप्रेस। क्या हाल चाल है आप सबके। तो हम लोगों ने जो है चैप्टर 7 का जो वन शॉट वीडियो था उसको कंप्लीट किया और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो था उसको कंप्लीट किया। और इसके जो चैप्टर थे उसको हम लोगों ने पार्ट बाय पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया था चैप्टर 7 को। अब बारी है चैप्टर 8 की। और चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल और एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है। तो इसमें से देखो इसके पार्ट जो छोटे छोटे पार्ट हैं इस चैप्टर के, जैसे कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, डिजिटल फाइनेंशियल टूल के बारे में पढ़ेंगे और अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे, ओटीपी, क्यूआर, यूपीआई, एईपीएस, यूएसएसडी कार्ड, वैलेट, पॉज, ये सब के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में जो है आजकल दुनिया में सब कुछ डिजिटल है और डिजिटलाइजेशन की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, आसान पहुंच और टाइम की बचत करना और आसानी तरीके से पहुंच पाना आगे। मतलब कि ऐसा समझो कि डिजिटल तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आज की दुनिया में। हम मोबाइल, कंप्यूटर और टैबलेट के माध्यम से डिजिटल सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन के आविष्कार ने फाइनेंशियल सर्विस पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। आज कंप्यूटर और मोबाइल के जरिए कोई भी आदमी जो है अपने बैंक अकाउंट तक पहुंच सकता है और वह साल के 365 दिन और 24 घंटे अपने अकाउंट डिटेल, मनी ट्रांजैक्शन, पे बिल, टिकट बुकिंग, ये सारी चीज़ें कर सकता है अपने मोबाइल और लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट के थ्रू से। उसके बाद आगे देखते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब है हमारा डिजिटल फाइनेंशियल टूल। डिजिटल फाइनेंशियल टूल में ऐसे डिवाइस जिनके माध्यम से डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस का यूज़ किया जा सकता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे डिवाइस जिसके थ्रू से आप डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस का यूज़ कर सकते हो, वैसे चीज़ को हम डिजिटल फाइनेंशियल टूल कहते हैं। ठीक है। जैसे कि एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ई वैलेट, पॉज मशीन, और ये सारे जो है वो डिजिटल फाइनेंशियल टूल के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है हमारा अंडरस्टैंडिंग ओटीपी। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है। वन टाइम पासवर्ड मतलब कि 10 मिनट या फिर 15 मिनट या फिर 1 मिनट के लिए जो एक कोड आता है आपके मोबाइल फ़ोन पे, वो एक बार ही वैलिड होता है। एक बार अगर आपने उसको फिल कर दिया तो अगला बार वो काम नहीं करेगा, तो इसीलिए उसको वन टाइम पासवर्ड बोला जाता है। और क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्यूआर का मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग ओटीपी के बारे में जानेंगे। तो ओटीपी एक पासवर्ड होता है जो केवल एक लॉगिन सेशन या फिर एक ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड होता है। मैंने पहले भी बताया, ओटीपी 6 नंबर का एक कोड होता है। 6 नंबर का भी होता है, 4 नंबर का भी ओटीपी कोड होता है, जिसे वन टाइम पासवर्ड या फिर डायनामिक पासवर्ड भी कहा जाता है। ओटीपी एक स्टैटिक पासवर्ड की तुलना में अधिक सिक्योर होता है क्योंकि यह केवल एक ही ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड होता है। इसकी समय सीमा जो है 10 मिनट तक होती है। 10 मिनट तक की भी होती है, बहुत जगह 15 मिनट की भी होती है। बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए 4 डिजिट की कोड होती है और वो 1 मिनट के लिए वैलिड होती है। ठीक है। इसके बाद जो इसका टाइम है, टाइम पीरियड के बाद ना वो ओटीपी जो है वो एक्सपायर हो जाता है, वो काम नहीं करेगा। मान लो कि आपका कोई 6 डिजिट का कोड आया और 6 डिजिट का कोड आने के बाद इसको आपने 10 मिनट तक का टाइम है इसका, और 10 मिनट के बाद जैसे ही 11 मिनट हुआ इसको फिल करोगे तैसे ही ओटीपी काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो वैलिडिटी था वो 10 मिनट ही था। ठीक है। उसके बाद है हमारा ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल या फिर ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। अगर मान लो हमारा ओटीपी जो है, ओटीपी किसी काम के लिए ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि मान लो आधार कार्ड को हमको डाउनलोड करना है। आधार कार्ड जो है इसको डाउनलोड करना है तो क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जिससे अपना पहले आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद जो नंबर पे ये मेरा आधार कार्ड लिंक होगा, जो मोबाइल नंबर पे, उस पर एक ओटीपी आता है, या फिर इस मोबाइल नंबर से कोई ईमेल आईडी लिंक है उस पर ओटीपी आता है। ये सब तो आपको छोटी मोटी जानकारी पता ही होगा। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं क्यूआर कोड के बारे में। क्यूआर कोड एक तरह का बारकोड होता है
जिसमें डॉट की एक मैट्रिक्स होती है। इसे मैट्रिक्स बार कोड या फिर 2 डायमेंशनल बार कोड भी कहा जाता है। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि जो है क्यूआर कोड, इसको जो मैट्रिक्स बार कोड बोला जाता है, यस या नो, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप याद कर लेना, क्यूआर कोड को जो मैट्रिक्स बार कोड या फिर 2 डायमेंशनल बार कोड भी कहा जाता है। इसे पहली बार जो है ना 1994 में जापानी कंपनी जो है डेंसोवेब के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। क्यूआर कोड को तो 1994 में डेंसोवेब कंपनी के थ्रू से डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। इसको जो है क्यूआर स्कैनर या फिर मोबाइल कैमरा के द्वारा जो है इसको स्कैन किया जा सकता है। क्यूआर कोड में कोई भी डाटा हो सकता है, जैसे बैंक अकाउंट डिटेल या फिर किसी वेबसाइट का यूआरएल या फिर कोई एप्लीकेशन, ऐसे सारे जो है इसमें लिंक्स भी हो सकते हैं क्यूआर कोड में, या फिर पेमेंट डिटेल भी हो सकते हैं, ठीक है। क्यूआर कोड के जो 2 टाइप होते हैं उसके बारे में देखो। क्यूआर कोड के 2 टाइप होते हैं, जैसे कि पहला हमारा स्टैटिक क्यूआर कोड और दूसरा है हमारा डायनामिक क्यूआर कोड। उसके बाद आगे देखें यूपीआई के बारे में। यूपीआई का फुल फॉर्म जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको जो है एनपीसीआई का फुल फॉर्म जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। कहाँ पे? मुंबई में। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आरबीआई के गवर्नर जो थे तब, डॉक्टर रघुराम जी राजन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर रघुराम जी राजन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यह एक ऐसा सिस्टम है जो कई बैंक अकाउंट को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कंबाइन करता है। इसके साथ ही ये कोई बैंकिंग सर्विस को भी कंबाइन करता है। बहुत सारे बैंकिंग सर्विसेज को भी इसको कंबाइन करता है, जैसे बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफ़र आदि, ये सारी चीज़ें। अगर आपको जो है यूपीआई के माध्यम से लेन देन करने पर ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती। यूपीआई से अगर आप कोई पेमेंट करते हो, लेन देन करते हो, तो उसमें ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि यूपीआई के माध्यम से अगर हम कोई लेन देन करते हैं तो ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, तो इसमें आप नहीं बोलोगे, ठीक है। इसमें ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं एईपीएस का मतलब क्या होता है। इसका फुल फॉर्म जो है एईपीएस का आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है एनपीसीआई द्वारा विकसित एक सिस्टम है जो लोगों को आधार नंबर और उनके फिंगरप्रिंट आइरिस स्कैन की मदद से वेरिफिकेशन करके माइक्रो एटीएम द्वारा ट्रांजैक्शन करने की अनुमति देता है। मतलब कि इसमें ये समझो, आपका जो है फिंगरप्रिंट या फिर आपका जो है आइरिस स्कैन, मतलब कि आपकी आँखों की स्कैनिंग की मदद से वेरिफिकेशन करके माइक्रो एटीएम के द्वारा आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, अपना पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट से अपना पैसा निकाल सकते हो फिंगरप्रिंट की मदद से या फिर आँखों का रेटिनी के मदद से। और ये जो है लोगों को यह ट्रांजैक्शन करने के लिए अपने बैंक अकाउंट की जानकारी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे जो है आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट में लिंक है ना, तो आपको अपना डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है पैसे निकालने के लिए। जैसे कि आपको अकाउंट नंबर जो है बैंक अकाउंट नंबर वो नहीं बताना है। डायरेक्ट बस आपको आधार नंबर बताना है, उससे जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा उसको सेलेक्ट करके वहाँ से आपका पैसा ट्रांजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको पैसा निकाल के दे दिया जाएगा, ठीक है। इस सिस्टम की सहायता से लोग अपने आधार नंबर के माध्यम से बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं और पैसे को प्राप्त भी कर सकते हैं। यह सिस्टम वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ही सुरक्षित है। और ये जो सिस्टम है ना, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ही सुरक्षित है, क्योंकि जब तक आप अपना फिंगरप्रिंट नहीं लगाओगे तब तक ये ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि ट्रांजैक्शन के लिए बैंक की जानकारी की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि ट्रांजैक्शन को अधिकृत करने के लिए खाता धारक को फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होगी। मतलब कि फिंगरप्रिंट से ही सब चीज़ हो जाएगा और ये सिक्योर भी है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। अब है आगे हमारा यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, इसका फुल फॉर्म होता है। तो एनपीसीआई द्वारा जो है यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत जो है नवंबर 2012 में किया गया था।
कब किया गया था? नवंबर 2012 में। किसका? यूएसएसडी का। और ये जो जीएसएम, जीएसएम मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जीएसएम, जो टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। यूएसएसडी का जो काम है ना, वो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, और इसको जो टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यह एसएमएस सर्विस, जो कि शॉर्ट मैसेज सर्विस, एसएमएस का फुल फॉर्म जो होता है ना, वो शॉर्ट मैसेज सर्विस के समान होता है। तो यूएसएसडी का यूज़ जो है मोबाइल बैंकिंग सहित कई पर्पस के लिए किया जाता है, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग कस्टमर अपने फ़ोन पर *9# डायल करके सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। जैसे ही कस्टमर अपने मोबाइल पर *9# डायल करता है तो मोबाइल स्क्रीन पर एक इंटरेक्टिव मेन्यू डिस्प्ले ओपन होता है, जिसके द्वारा हम बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफ़र जैसे बेसिक बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। *999# सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में एक कॉमन नंबर है। यह सर्विस यूएसएसडी चैनल पर काम करती है, ठीक है। और बेसिक फीचर मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने का अनुमति देता है। आपको ऐसे समझाता हूँ मैं, देखो अभी हमारे पास बड़ा फ़ोन है तो इसमें हम क्या यूज़ कर लेते हैं, इसमें हम लोग यूपीआई यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। लेकिन जब मान लो कि जब मेरा छोटा फ़ोन था, जो कीपैड वाला फ़ोन था, कीपैड फ़ोन था, तो इसमें बैंकिंग हमको किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना होता था तो कैसे कर सकते थे? तो उसी के लिए *999# जो यूएसएसडी नंबर है, इसके थ्रू से आप पैसे को रिसीव, और इसी के थ्रू से आप पैसे को भेज सकते थे किसी को भी, छोटे मोबाइल के थ्रू से, जो कीपैड वाला फ़ोन होता था ना, उसके थ्रू से, ठीक है। उसी के लिए यूएसएसडी जो था वो लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करने के लिए मोबाइल इंटरनेट डाटा फैसिलिटी की आवश्यकता नहीं होती है। आपको अभी मैंने बताया ना कि छोटा फ़ोन जो होता था कीपैड वाला, उसकी मदद से हम लोग पैसा को ट्रांजैक्शन कर सकते थे, ठीक है। उसमें जो है ना, इस कोड को रन करने के लिए जो है *999 और हैश का कोड को रन करने के लिए ना इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वैसे भी छोटे मोबाइल में इंटरनेट नहीं चलता था, जो हमारा पहले वो फ़ोन आता था छोटा, तो उस कारण से बेसिक जो फ्यूचर मोबाइल फ़ोन था उसके बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी ये यूज़ करने के लिए, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कार्ड्स के बारे में। तो कार्ड में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड जो होता है, जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक एक कार्ड जारी करता है, जिसको आप एटीएम से पैसे निकालने या खर्चों में भुगतान करने के लिए यूज़ कर सकते थे। डेबिट मतलब खर्च कर सकते थे आप, मतलब आपको मान लो कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, उसको आप अपनी दुकान में मतलब कि अपने बैंक में जाके पैसा नहीं निकालना चाहते, अपने कार्ड से निकाल के और कहीं खर्च करना चाहते हो, या फिर कार्ड को स्वाइप करके खर्च करना चाहते हो, तो उसके लिए बैंक जो एक डेबिट कार्ड जारी करता है, ठीक है। और इसका जो अपने खर्चों के भुगतान के लिए यूज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से आप केवल उतना पैसा खर्च करते हैं जो वर्तमान आपके बैंक अकाउंट में रखा गया है। आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा होगा उतना ही खर्च कर सकते हो। मान लीजिए आपके अकाउंट में 100 रुपये है ना, तो आप 100 रुपये ही खर्च कर सकते हो डेबिट कार्ड की मदद से। यहाँ तक समझ आया डेबिट कार्ड क्या होता है? नोट में हम लोग देख लेते क्या है। एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए 16 अंकों का कार्ड नंबर, 3 अंकों का कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू मतलब सीवीवी नंबर, और कार्ड एक्सपायरी डेट तथा कार्ड पिन या ओटीपी की आवश्यकता होती है। यहाँ तक समझ में आया ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेंगे आपको। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अब है हमारा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं। क्रेडिट कार्ड एक रेक्टेंगुलर प्लास्टिक कार्ड है। रेक्टेंगुलर प्लास्टिक कार्ड ऐसे करके होता है, ऐसे ही एटीएम कार्ड भी होता है हमारा, जो आपको क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करता है। क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन क्या होता है देखते हैं हम लोग। क्रेडिट कार्ड का जो आविष्कार है वो जॉन बिगिंस के द्वारा किया गया था 1946 में। 1946 में किया गया था। क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स को एक प्री डिफाइंड क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करते हैं, जिसका यूज़ वह शॉपिंग या किसी भी पेमेंट को करने के लिए कर सकते हैं।
क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट यूजर को क्रेडिट स्कोर और मंथली इनकम के आधार पर बैंक द्वारा डिसाइड किया जाता है। जैसे कि आप समझो, अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है। बैंक ने आपको ये क्रेडिट कार्ड दिया, इसमें क्या होता है, इसमें लिमिट रहता है। आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख पैसे को यूज़ कर सकते हो। उसमें एक लिमिट कर दिया जाता है कि आप इतने पैसे को खर्च कर सकते हो। और वो लिमिट कैसे डिसाइड किया जाता है कि आप 1 लाख यूज़ कर सकते हो या 2 लाख या 3 लाख, तो वो आपके जो क्रेडिट स्कोर है उसके हिसाब से, या फिर आपका जो मंथली इनकम है ना, उसके हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। मान लीजिए कि मेरा मंथली इनकम जो है वो 20,000 रुपये है, तो मेरा 12 महीने में कितना होता है, 2,40,000 रुपये। तो इसका मेरा क्रेडिट बना देगा कोई बैंक अपने हिसाब से कि आप 1 लाख या 2 लाख रुपए जो है वो आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके कहीं भी खर्च कर सकते हो, शॉपिंग में या फिर और कहीं पेमेंट कर सकते हो। मान लीजिए मेरा जो सैलरी मंथली है वो 1 लाख रुपए है, तो मेरा जो एनुअली होगा वो 12 लाख रुपए होगा। मतलब इस साल भर में मैं 12 लाख रुपए कमाता हूँ, तो मेरा जो लिमिट है वो 5 लाख, मतलब बैंकों के थ्रू से डिसाइड किया जाता है कि आपका लिमिट कितना होना चाहिए, या फिर आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसके हिसाब से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड मतलब आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही आप खर्च कर सकते हो डेबिट कार्ड के थ्रू से। लेकिन क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट बनाया जाता है आपके बैंक के थ्रू से, जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसके थ्रू से, बैंक के थ्रू से, और आप एक लिमिट तक पैसे को खर्च कर सकते हो। मान लो कि बैंक ने आपको 2 लाख रुपए कर्ज दे दिए हैं, आप ऐसे समझ लो, या फिर 3 लाख कर्ज दे दिए हैं और उसको आप खर्च कर रहे हो। खर्च करने के बाद आपको उसमें पैसा डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होता है। अब आएंगे हम ई वैलेट की तरफ। ई वैलेट क्या है, ई वैलेट एक डिजिटल वैलेट है। जैसे कि हम लोगों का बटुआ होता है, बटुआ पैसा रखने वाला पर्स, वैसे ही हमारा ई वैलेट है जिसको हम लोग डिजिटल बटुआ बोलते हैं। इसका यूज़ जो है ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है, जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट, रिचार्ज, टिकट बुकिंग, मनी ट्रांसफ़र शामिल है। यह एक प्रीपेड सर्विस है। ई वैलेट का पूरा नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक वैलेट है। इसे मोबाइल वैलेट, डिजिटल वैलेट, वर्चुअल वैलेट भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है इसको, ई वैलेट को मोबाइल वैलेट, डिजिटल वैलेट, वर्चुअल वैलेट भी कहा जाता है। जो काम आप जेब में रखे बटुए से कर सकते हैं, लगभग वही सारे काम जो है डिजिटल बटुए से भी किए जा सकते हैं। मोबाइल आप वैलेट जो है आपको प्रीपेड सर्विस मुहैया कराता है, यानी पहले आपको वैलेट में पैसा डालना पड़ता है, इसके बाद आप वैलेट में उपलब्ध पैसे का इस्तेमाल सम्मिलित ऑनलाइन सेवा का भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके पर्स में, जो आपका पर्स है उसमें आप पहले पैसे डालते हो, पैसे डालते हो ना भाई, रखते हो ना पैसे को, 1,000 रुपये, 1,200, 1,500, 3,000, 4,000 पैसे रखते हो अपने वैलेट में। तो उसका क्या करते हो, जब मान लो कि आप दिल्ली से झारखंड आ रहे हो तो उसको खर्च करने के लिए वैलेट से पैसे जो रखे हैं 3-4 हज़ार रुपये, उसे निकाल के आप टिकट खरीदते हो, आप खाना खाने के लिए आप पैसे खर्चे करते हो, या फिर कहीं होटल में रहने के लिए पैसे खर्चे करते हो। तो पहले बटुए में पैसे रखते हो ना, उसको बटुए से निकाल के फिर खर्चे करते हो। वैसे ही हमारा डिजिटल वैलेट है, डिजिटल वैलेट या फिर ई वैलेट, उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले आपको पैसा ऐड करना पड़ता है। आपका जो पैसा है वो ऐड करना पड़ता है। ऐड करने के बाद आप डिजिटली आप ऑनलाइन पेमेंट करना, मान लो आपने कोई होटल बुक किया तो आपके पास ऑफलाइन में पैसे नहीं हैं, मान लो आपके वैलेट में पैसे हैं तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, या फिर टिकट बुक करना चाहते हो तो वैलेट से कर सकते हो। एक तरह से समझ लो आपका बटुआ है, लेकिन बटुआ जो है वो डिजिटली में है, डिजिटल फॉर्म में बटुआ है, पैसा है। ठीक है, और इसका यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हो, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, पेज़ैप हो गया, मोबीक्विक हो गया, गूगल पे हो गया, ये सारे जगह में ई वैलेट का ऑप्शन दे दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग ई वैलेट के टाइप, कौन कौन से टाइप है। तो 4 टाइप है, क्लोज्ड ई वैलेट, सेमी क्लोज्ड ई वैलेट, सेमी ओपन ई वैलेट और ओपन ई वैलेट, ये 4 टाइप के वैलेट होते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम जो है भारत का सबसे बड़ा मोबाइल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, शीर्ष ऑनलाइन भुगतान ऐप में से एक है, जो अपने ग्राहक को पैसे स्टोर करने का त्वरित भुगतान करने के लिए एक डिजिटल वैलेट प्रदान करता है। एक डिजिटल वैलेट
पेटीएम प्रदान करता है। इसमें आप पैसे ऐड करके आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 2010 में लॉन्च किया गया था इसको। और ई वॉलेट ऐप को अर्धबंद मॉडल काम करता है इस पर, मतलब अर्धबंद सेमी क्लोज्ड मॉडल पर ये काम करता है पेटीएम, ठीक है। और इसमें एक मोबाइल मार्केट है जहां कोई ग्राहक पैसे लोड कर सकता है और उन व्यापारियों को भुगतान कर सकता है जिनका कंपनी के साथ संचालन संबंध है। यूपीआई शुरू होने से पहले यह मूल रूप से भारत में नंबर 1 डिजिटल वॉलेट था। यूपीआई शुरू होने से पहले ना, ये पेटीएम जो था नंबर 1 डिजिटल वॉलेट था। ई कॉमर्स लेन देन करने के अलावा इस ई वॉलेट ऐप का यूज़ आप बिल भुगतान करने, पैसे ट्रांसफ़र करने और यात्रा, मनोरंजन, खुदरा उद्योग के व्यापारियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। उनके पास अब यूपीआई सक्षम भुगतान भी है पेटीएम के पास, ठीक है। फ़ोनपे इसी तरह से, फ़ोनपे की शुरुआत जो है 2015 में किया गया था। सिर्फ 4 साल में इसने 100 मिलियन डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया था। यूपीआई पेमेंट से लेकर रिचार्ज, मनी ट्रांसफ़र को लेकर ऑनलाइन बिल पेमेंट तक आप फ़ोनपे से सभी चीज़ कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं। आप फ़ोनपे पर यह सब कर सकते हैं। इसका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है और ये भारत में सबसे सुरक्षित और सबसे तेज़ ऑनलाइन भुगतान अनुभव में से एक है। उसके बाद पेज़ैप था। पेज़ैप ये एक संपूर्ण भुगतान समाधान है जो आपको सिर्फ एक क्लिक में भुगतान करने की शक्ति देता है। पेज़ैप आपको अपने मोबाइल डीटीएच और डेटा कार्ड को रिचार्ज करने, बिजली बिलों का भुगतान करने, फ्लाइट टिकट, बस और होटल की तुलना, मतलब बुक करने के लिए, खरीदारी करने के लिए, मूवी टिकट, संगीत और किराने के सामान खरीदने के लिए, स्मार्ट बाई का शानदार ऑफर का लाभ उठाने के लिए आप अपने फ़ोन पर बुक कर सकते थे और किसी भी को भी पैसा भेजने की भी सुविधा देता था। देखो भाई, यहाँ पेटीएम भी वही काम करता है, फ़ोनपे भी वही काम करता है, पेज़ैप, गूगल पे, सारे लोग वही काम करते हैं। रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, लोन पेमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। सेम चीज़ काम करता है। पैसे ट्रांजैक्शन करना, किसी से पैसे लेना, किसी को पैसे देना, बैंकिंग में पैसे भेजना, बैंक से पैसे लेना, सारी चीज़ सेम करते हैं काम। तो क्या बोलोगे, इसको कॉपी कर लिया? पेटीएम का फ़ोनपे ने कॉपी कर लिया, फ़ोनपे का गूगल पे ने कर लिया, गूगल पे का पेटीएम ने कर लिया, ऐसा करके आप बोलोगे कि इसने इसका कॉपी कर लिया है। सेम मेरे केस में भी हुआ था कि सब लोग बोल रहे थे कॉपी है, कॉपी है। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या वो पढ़ाई पे किसी एक का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है, समझे। तो उसके बाद है हमारा पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? रिटेल स्टोर पर यूज़ किया जाने वाला एक सिस्टम है जहां आप भौतिक वस्तुओं की बिक्री का संचालन करते हैं। इसके माध्यम से सेल किए गए सामान के बिल का पेमेंट किया जाता है। मतलब कि कोई सामान हम लोगों ने सेल किया तो उसका बिल का पेमेंट किया जाता है पॉस मशीन के मदद से, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है 1879 में हुआ था, जेम्स रिटी के द्वारा किया गया था, ठीक है। पॉस का यूज़ करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें थर्मल प्रिंटर और यूज़ बिल को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसमें जो है थर्मल प्रिंटर का यूज़ जो है बिल को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, थर्मल प्रिंटर का बिल को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। आगे इंटरनेट बैंकिंग के बारे में देखते हैं। इंटरनेट बैंकिंग वह सिस्टम है जो कस्टमर को उसके नेट बैंकिंग और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रोवाइड करता है। चाहे वह किसी अदर बैंक में मनी ट्रांसफ़र करना चाहता हो या फिर ट्रांजैक्शन डिटेल को चेक करना हो या बिल पेमेंट करना हो, आप इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से भी कर बहुत सारे काम कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग आपको 24/7 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की अनुमति देता है। इंटरनेट बैंकिंग में मनी ट्रांसफ़र करने के लिए नेफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर आईएमपीएस पेमेंट मेथड का यूज़ किया जाता है। और अब एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो नेट बैंकिंग की कुछ विशेषताएं बता देता हूँ। नेट बैंकिंग विभिन्न बैंकिंग सेवा तथा तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करती है। ग्राहक आसानी से खाते की शेष राशि और लेन देन हिस्ट्री की जांच कर सकता है। ऑनलाइन बिल भुगतान और फंड ट्रांसफ़र सरल और कुशल है तरीके से कर सकता है। नेट बैंकिंग जो है बैंकिंग लेन देन के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करती है। ग्राहकों के पास अपने खाते के लिए एक अद्वितीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है। नेट बैंकिंग ग्राहकों को ऋण या बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम बनाती है।
ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड पर का प्रबंधन कर सकता है और पते अपडेट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के माध्यम से कार्ड ब्लॉक करना या प्राथमिक या द्वितीयक पते को अपडेट करना आसान है। ये सारी जो चीज़ें थी वो थी। अब नेट बैंकिंग के कुछ लाभ है। नेट बैंकिंग के लाभ जो है वो 24/7 उपलब्ध है, मतलब कि 24 घंटे आप इसका लाभ ले सकते हो। और आसान फंड तरीका सुविधा प्रदान करता है। बैंकिंग के लेन देन में सुविधा प्रदान करता है। ग्राहक कुछ ही क्लिक में अपने लेन देन का हिस्ट्री का आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। नेट बैंकिंग सुरक्षित है और इसके उपयोग के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होती है। चेकबुक ऑर्डर करना, खाते की शेष राशि जांच करना या फिर पासबुक प्राप्त करना जैसे गैर वित्तीय गतिविधियां नेट बैंकिंग के माध्यम से आसानी तरीके से भी किया जा सकता है। अब देखो एनईएफटी का मतलब क्या होता है। नेफ्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं, इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, नेफ्ट का। यह एक नेफ्ट जो है नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम है, नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम, जिसकी हेल्प से हम बिना बैंक जाए इलेक्ट्रॉनिकली एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेफ्ट सर्विस को जो है नवंबर 2005 में आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया था। नेफ्ट में कई ट्रांजैक्शन का एक सेट बनाया जाता है जिसे बैच कहा जाता है। बैच, ठीक है, बैच कहा जाता है और ट्रांजैक्शन को बैच वाइज एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे कि आप ये देखो, पहले नेफ्ट ट्रांजैक्शन बैंकिंग के कुछ घंटों के लिए ही अवेलेबल थी, लेकिन अब 16 दिसंबर 2019 से इसके माध्यम से फंड ट्रांसफ़र की समय सीमा 24/7 कर दी गई है। नेफ्ट के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाने वाली राशि पर कोई अपर या लोअर लिमिट नहीं होता है। नेफ्ट की हेल्प से फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए हम अपने इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हैं और निम्नलिखित का यूज़ करके फ़ंड भेज सकते हैं। अब मैं बताता हूँ इसको कैसे होता है। इसमें कई ट्रांजैक्शन का ना सेट बनाया जाता है जिसको बैच बोलते हैं ना। तो इसको देखो कैसे काम करता है। मान लो कि आपने 2 घंटे में 10 ट्रांजैक्शन किए। मान लो कि मेरा नाम आशीष है और मैं, ऐसे समझो, एक मेरा नाम आशीष है और मैंने 10 ट्रांजैक्शन किए 4 घंटे में। एक ट्रांजैक्शन किया 100 रुपये का, दूसरा ट्रांजैक्शन किया 500 रुपये का, फिर तीसरा ट्रांजैक्शन किया 100 रुपये का, चौथा ट्रांजैक्शन किया 560 रुपये का। इसी तरह करके मैंने 10 ट्रांजैक्शन किए 4 घंटे में। तो ये 10 जो ट्रांजैक्शन है ना उसको क्या करेगा, एक बैच बना देगा। बैच जिसको बैच बोलते हैं हम, 10 ट्रांजैक्शन को। और 4 घंटे के बाद जो इसका टाइम लिमिट होता है, एक लिमिट होता है ना कि हम वो देखते हो ना अभी क्या बोलते हैं उसको, क्यूआर कोड में किसी को पैसे भेजते हो तो आपका मनी जो है सेटल होता है अगले दिन आपके बैंक अकाउंट में। जैसे कि फ़ोनपे का जो क्यूआर कोड होता है, अभी तो इसमें तो ऑन टाइम हो जाता है, लेकिन पेटीएम में अगर आप कोई पेमेंट करता है आपके क्यूआर कोड में, बिजनेस क्यूआर कोड में, तो क्या होता है वो पैसा जो है ना वो अगले दिन आपके अकाउंट में आता है। तो वैसे ही ये जो है, मान लो कि 4 घंटे में हमने 10 ट्रांजैक्शन किए और 10 ट्रांजैक्शन करने के बाद वो एक बैच बन गया। 10 ट्रांजैक्शन सेट का एक बैच बन गया, एक बैच। अब वो बैच जो है ना 4 घंटे के बाद आपके अकाउंट से जहाँ पे आपने भेजा है वहाँ पे चला जाएगा एक ही साथ में, बैच के हिसाब से एक बैच आपका चला गया। ऐसा समझ सकते हो आप। आई होप नेफ्ट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है आरटीजीएस, जिसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं। आरटीजीएस एक फंड ट्रांसफ़र मेथड है जिसके माध्यम से बिना किसी देरी में रियल टाइम के बेस पर पैसा भेज सकता है। आरटीजीएस सर्विस की शुरुआत जो है मार्च 2004 में आरबीआई के द्वारा की गई थी। आरटीजीएस सर्विस प्रेजेंट टाइम में मंडे से सैटरडे, सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को छोड़कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक अवेलेबल होता है। आरटीजीएस माध्यम से ट्रांसफ़र की जाने वाली मिनिमम अमाउंट 2 लाख है और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती। मतलब कि आरटीजीएस के थ्रू से आप मिनिमम 2 लाख का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, समझे। इससे नीचे आप नहीं कर सकते। मान आप चाह रहे हो कि 1,99,000 में करूं तो वो नहीं हो सकता। 2 लाख मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। और इसकी जो अपर लिमिट है वो कितनी भी हो सकती है, 10 करोड़, 500 करोड़, इस तरह करके इसकी अपर लिमिट नहीं होती है, ठीक है। और ये जो है
मंडे टू सैटरडे चलती है, 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक अवेलेबल होती है। और ये रियल टाइम में भेज सकते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि अभी नेफ्ट में क्या था कि उसका एक बैच बनाता था 4-5 घंटे में 10 ट्रांजेक्शन 20 ट्रांजेक्शन का, और उसको भेजता था। लेकिन इसमें जैसे ही भेजोगे वैसे ही आपका चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये जो है रियल टाइम पेमेंट सर्विस है, जो कि 24 घंटा अवेलेबल होता है। और ये सर्विस नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब कि NPCI के थ्रू से 22 नवंबर 2010 को शुरू की गई थी। जो कस्टमर्स को बैंक और RBI द्वारा ऑथराइज्ड PPI मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर के माध्यम से तुरंत मनी ट्रांसफ़र करने की अथॉरिटी देती है। IMPS में 2 तरह के फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक बेनिफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड की मदद से, और एक MMID और मोबाइल नंबर। MMID मतलब मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, एक 7 अंकों की संख्या है जो बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। MMID नंबर क्या होता है। उसके बाद है IFSC कोड, इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड जिसको बोलते हैं। IFSC का फुल फॉर्म जो है इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड। IFSC का पूरा नाम इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड है। IFSC कोड का खास इस्तेमाल जो है NEFT, RTGS और ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। IFSC कोड एक तरह का जो है एक ख़ास तरह का डिजिट होता है, 11 डिजिट का कोड होता है। ये एक भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड है। इसे किसी बैंक की विशिष्ट शाखा की पहचान करने के लिए जारी किया जाता है। आप एक तरह से समझ लो कि कोई बैंक है ना, उसका एक एड्रेस है। इसके अलावा IFSC कोड का इस्तेमाल जो है पैसे को ट्रांसफ़र करने के दौरान प्राप्तकर्ता के बैंक के सटीक पहचान करने के लिए होता है। IFSC कोड में कुल 11 अक्षर होते हैं। इसमें पहले 4 जो डिजिट होते हैं वो बैंक के नाम का जानकारी देता है। जैसे कि मान लो मेरा जो IFSC कोड है वो BKID 000488 है। तो BKID जो है ये पहले 4 अक्षर वो बैंक के नाम का जानकारी देता है। ठीक है। उसके बाद IFSC कोड का 5वां अंक 0 होता है। इसे भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए रिजर्व रखा जाता है। वही आखिरी के 6 अंक जो है वो ब्रांच के बारे में बताते हैं। आप अपने बैंक ब्रांच के IFSC कोड बैंक पासबुक, RBI वेबसाइट के ज़रिए या फिर चेकबुक या फिर बैंक ब्रांच में विजिट करके पता लगा सकते हैं अपना IFSC कोड के बारे में। उसके बाद है हमारा ऑनलाइन बिल पेमेंट। ऑनलाइन बिल पेमेंट कस्टमर को डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से अपनी यूटिलिटी पेमेंट ऑनलाइन करने के लिए प्रोवाइड करने वाली सुविधा है। कस्टमर अपने लाइट का बिल, मोबाइल का बिल, पानी का बिल, इंश्योरेंस पेमेंट आदि इस तरह के बहुत सारी यूटिलिटी पेमेंट डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से घर बैठे किसी भी टाइम कर सकते हैं। वर्तमान में ऑनलाइन बिल पेमेंट का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऑनलाइन बिल पेमेंट के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट इन सब का यूज़ किया जाता है ऑनलाइन बिल पेमेंट के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये हमारा चैप्टर 8 जो है आज यहाँ पे एंड होता है। आप लोग बताना मुझे कि चैप्टर 8 आपको कैसा लगा आपको, यहाँ तक जानकारी कैसी लगी आपको। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।